हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आई शेडू टाइम। सो टुडे इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर लाइट रिफ्लेक्शन कंप्लीटली। पूरा लाइट कर लेंगे एक लेक्चर में दिस। एंड इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू लाइट फ्रॉम द 10th बोर्ड्स लेवल टू आर यूजुअल अप टू द मैक्स लेवल। सो पूरा लाइट आपके फिंगर टिप्स पे होगा एंड यूर गोना सॉल्व ईच क्वेश्चन ऑफ लाइट इन वेरी इजली विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज आफ्टर दिस लाइट आपके लिए बच्चों वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाला था। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप इलेक्ट्रिसिटी फिर से जा करके देख सकते हो और तब आपको समझ में आएगा कि किस लेवल तक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी वी आर गोइंग टू कवर द सेम लेवल और पूरा लाइट कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बैंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टडिंग ऑफ लाइट। तो लेट्स स्टार्ट लाइट। लाइट है क्या? अब भाई लाइट है क्या, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो लाइट 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 है। अब ये क्या बात होगी? देखो लाइट क्या है। लाइट इज़ बेसिकली दैट थिंग विच, बच्चों वाले डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो लाइट इज़ दैट थिंग विच हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है। मतलब लाइट जब हमारे आँखों में जाती हैं किसी चीज़ से टकरा के, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके रूम में कहीं लाइट है और तब वो आपके फ़ोन पे टकरा रही है और फिर वो फ़ोन पे जो लाइट टकरा रही है वो आपकी आंखों में जा रही है, देन यू आर एबल टू सी द फ़ोन। ठीक है, तब आप फ़ोन देख रहे हो और तब आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, तो ये है लाइट। बट अब हम लोग 10th में आ गए तो भाई बच्चों वाले डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं। तो लाइट है क्या? तो सी लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं सबसे पहले। तो जो लाइट के प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि अब लाइट है तो लाइट किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, पहला तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई किस चीज़ से बना हुआ है लाइट। तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर से क्या मतलब है? ड्यूअल नेचर से मतलब है कि लाइट एक वेव फॉर्म में भी है और इसका पार्टिकल नेचर भी है। अब ये दो मैंने क्या चीज़ लिख दी, देखिए, वेव और पार्टिकल। पार्टिकल मतलब पार्टिकल, ठीक है, चीज़ कोई भी, जैसे कॉपी है, ये भी पार्टिकल से बना है। ठीक है, अच्छी बात है। वेव क्या है? तो जैसे पार्टिकल नेचर का एग्जांपल, जैसे कोई एटम है, कोई मटेरियल है, तो ये भी पार्टिकल से बना है, तो ये पार्टिकल नेचर है। अब लाइट भी है जो वो भी पार्टिकल से बना है और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है, ये पार्टिकल नेचर है लाइट का। मतलब लाइट, पहला एक थियोरी कहता है कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का है, एक पार्टिकुलेट मैटर से लाइट बना हुआ है और वो पार्टिकुलेट मैटर का नाम है फोटॉन्स। दूसरा थ्योरी कहता है कि नहीं, लाइट एक वेव भी है। वेव क्या है? वेव देखो, वेव फॉर एग्जांपल साउंड, साउंड भी एक वेव होता है। ठीक है, साउंड में एक बात बताओ, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ बोला तो मेरे मुंह से वाइब्रेशंस निकली, जिन वाइब्रेशंस को, जो मैंने माइक पहन रखा है, वो माइक ने क्या करा, उस वाइब्रेशंस को लिया और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया। अभी तक क्या किसी पार्टिकल के काम आया? नहीं, अभी तक कोई पार्टिकल बीच में कुछ इंटरफियर नहीं किया। अब वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो आया मेरे वीडियो में, फिर वो वीडियो को आप चला रहे हो अपने फ़ोन में और फिर आप जो ईयरफोन लगा रहे हो, आपका फ़ोन का जो स्पीकर है, वो उन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वापस से वाइब्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और वही वाइब्रेशंस आपके कानों तक जा रहा है जब आप सुन रहे हो। तो बेसिकली साउंड हुआ क्या? साउंड में कहीं भी क्या पार्टिकल्स आए? पार्टिकल साउंड में नहीं आते। साउंड इज मेड अप ऑफ वेव्स। तो उसी तरीके से लाइट का एक थ्योरी कहता है कि इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वेव्स, मतलब कि इसमें पार्टिकल का कोई फॉर्म नहीं है, वो वेव फॉर्म में जाता है। ठीक है, वेव का जो होता है, तो बेसिकली लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ईएम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक इलेक्ट्रिकल एक्सिस होता है और एक मैग्नेटिक एक्सिस है। ये तो आपने कहीं कहीं तो देखा होगा, ये बहुत अजीब सा जो ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ बनता है, बहुत अजीब ग्राफ है, छोड़ दो अभी से, भूल जाओ। ठीक है, तो भाई अब ड्यूअल नेचर है, पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि भाई लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू व्यू द वर्ल्ड, इट इनेबल्स अस टू सी। और लाइट के अभी हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं,
ये तो ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है कि इनेबल्स अस टू सी। तो प्रॉपर्टीज़ में और क्या क्या प्रॉपर्टीज़, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में आ गया अगर पार्टिकुलर नेचर मैंने कहा तो फोटोन से बना है, तो ठीक है ये भी एक प्रॉपर्टी हुई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अगर वेव है तो वेव होगा तो ऑब्वियसली वेव का कुछ स्पीड होगा, वेव होगा तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, वेव होगा तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा। तो यही सारी चीज़ें भी लाइट की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं कि लाइट में जो वेव्स होते हैं तो उन वेव्स का वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और स्पीड क्या होता है। अब जो लोग इन सारे टर्म्स से फेमिलियर नहीं है, जिनको ये टर्म्स नहीं पता कि भाई वेवलेंथ क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है और स्पीड क्या चीज़ है, उनके लिए मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई जैसे मान लो कि ये एक वेव है, ठीक है, वेव हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। तो वेव एक स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी पॉइंट पे आया, फिर वापस और नीचे चला गया, और फिर ऊपर आया और फिर उसी पॉइंट पे आया। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज टर्म्ड, और इस वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना दूरी ट्रैवल करता है दैट इज टर्म्ड एज वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, वेव लेंथ ये हुआ। अब मान लो कि ये जो है वेवलेंथ ऑब्वियसली अब मीटर्स में ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है, मीटर इसका यूनिट होगा। अब मान लो कि इसने 5 वेवलेंथ ट्रैवल करे, ठीक है, 5 वेवलेंथ ट्रैवल करे लेट्स से 5 सेकेंड में, ठीक है, और एक बेसिकली जो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो मैं वेलोसिटी करना चाह रहा। वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। बहुत अच्छी बात है, मतलब कि अगर एक वेव 1 सेकेंड के अंदर, बेसिकली वेलोसिटी हुआ 1 सेकेंड में वेव ने जितना दूरी तय किया, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव ने, उस वो है वेव का वेलोसिटी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि हाँ ये हो गया। अब डिस्टेंस ऑब्वियसली वेवलेंथ के फॉर्म में ही लिखा जाए क्योंकि ये मीटर है, मीटर के रेस्पेक्ट में, तो मीटर में अगर डिस्टेंस को एक्सप्रेस करेंगे तो बेसिकली हम वेवलेंथ के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से 5 वेवलेंथ्स इन 5 सेकेंड्स, तो 1 वेवलेंथ इन 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना, तो 1 वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो इसमें बस डाल देंगे तो उतना वेलोसिटी हो जाएगा। नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है भाई, फ्रीक्वेंसी कहता क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से या फिर इस अजीब से वी से, इटैलिक वी से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, दोनों जगह से यूज़ करते हैं। और ये सिंपल भी, फ्रीक्वेंसी कहता है कि भाई 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए वो तुम मुझे बस बता दो। मतलब अगर 5 सेकेंड में 5 ऑसिलेशंस हुए या 5 वेवलेंथ ट्रैवल किया गया तो 1 सेकेंड में कितना वेवलेंथ ट्रैवल किया गया, ये फ्रीक्वेंसी कहता है। ठीक है, यहाँ बेसिकली फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में काफ़ी कुछ रिलेशन है, बट वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कह रहा है और फ्रीक्वेंसी कहता है कि भाई 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। और फिर टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, टाइम पीरियड भी एक वेव का ही है, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं टी से, वो कहता है कि भाई एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम, ठीक है, के लिए कितना टाइम। तो बेसिकली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और टाइम पीरियड और वेवलेंथ यानी कि लैम्डा अपॉन में टी अगर किया जाए तो वो वेलोसिटी आ जाएगा, राइट। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस क्या लैम्डा, टी क्या टाइम, सिंपल, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम वेलोसिटी हो गया, तो v इज लैम्डा अपॉन में टी। नाउ क्योंकि f और t ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, देखो आप यहाँ पे 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितना सेकंड, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी कि 1/t इज इक्वल्स टू ये फ्रीक्वेंसी। तो 1/t को अगर फ्रीक्वेंसी रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पे 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ठीक है, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये होता है एक बेसिक, कोई भी वेव के ऊपर जो वेव फार्मूला अप्लाई होता है वो ये होता है। ठीक है, ये कुछ मैंने बेसिक्स बता दी जिनको वेव के बारे में कुछ नहीं पता था। अब आते हैं अपने लाइट के ऊपर कि भाई लाइट की क्या वेवलेंथ होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो भाई लाइट का जो चौथा प्रॉपर्टी है वो कहता है कि भाई जो लाइट की जो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन वेरी फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर सिंपली होता है कि भाई आप 10 टू द पावर, देखो उसके लिए भी जब हम 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बताता हूँ कि आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे मैं याद रखता हूँ कि जब आप बैकवर्ड जाते हो 10 टू द पावर माइनस के केस में, तो मिली, माइक्रो,
नैनो, पिको, फेम्टो, एक्सो, जेटो, योटो। ये नेगेटिव में होता है, मतलब मिली मतलब 10⁻³ मिली, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, मिली माइक्रो नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁹। ये हम 11th में जब करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर्स, ठीक है। तो यानी कि 4 × 10⁻⁹, 10⁻⁹ और फिर इंटू 2 करेंगे, +2 करेंगे तो बेसिकली यही हो जाएगा। इतना मीटर से लेकर के वेरी कर सकता है इतना, ठीक है। ये होती है लाइट की वेवलेंथ। अब लाइट का जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो वेरी कर सकता है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है, यानी 1 सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस हैं तो वो हम डिनोट करते हैं कि भाई 1 सेकेंड में अगर x नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है तो x हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये उसकी यूजुअली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होती है फ्रीक्वेंसी की रेंज लाइट की, ठीक है। ये हो गया। लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन शो करता है। ये बेसिकली मैंने कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ कर दिया इस सिंपल से चीज़ के लिए कि रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो लाइट प्रोपगेट करता है उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं लाइट का, ठीक है। और जब लाइट के बहुत सारे रेज आते हैं एक साथ, यहाँ तक फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब 6th पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हम रे डायग्राम लेते हैं, तो रेज क्या है? रेज आर अ सिंगल बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट का एक सिंगल सा बीम अगर कोई पास आउट हो तो उसको कहते हैं रे, और अगर बहुत सारे बीम एक साथ पास आउट हों तो उसको कहते हैं बीम, ठीक है। तो ऑब्वियसली द सम ऑफ रेज गिव्स अ बीम, ठीक है। ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमने क्या करा, अभी हमने लाइट की प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, रिफ्लेक्शन लाइट का भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन साउंड का भी हो सकता है, एंड इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर। वेव नेचर के बेसिस पे, वेव थ्योरी जो लाइट की, उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना हम एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो भाई क्या फिनोमेना ये कहता है, अगर कोई हार्ड सरफेस है, कोई पॉलिश हार्ड सरफेस, जिस पे कि कोई चीज़ अगर आए तो वो उस जैसे आती है उसी एंगल ऑफ, जैसे ये थीटा एंगल पे आया, किसी सरफेस से टकराया, तो भाई कोई भी वेव अगर थीटा एंगल पे टकराया तो भाई वो थीटा एंगल पे ही वापस जाएगा। दिस इज़ द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन यही होता है कि भाई अगर कोई, इफ़ एनी वेव और एनी थिंग विच व्हेन इट हिट्स अ पर्टिकुलर सरफेस एंड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन making the same angle with the normal, then it is called reflection of light. रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल सेम होगा, बट इफ बेसिक डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं, इफ एनी वेव travels from one medium and hits the other medium's surface and moves back into the same medium as the previous one, then it is called the reflection of light. अब reflection of light में क्या होगा वो हम देखते हैं आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब जो हम उसमें टर्म्स यूज़ करते हैं। क्या क्या टर्म्स यूज़ करेंगे? तो भाई ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। ये है हमारा इंसिडेंट रे। क्यों इंसिडेंट मतलब क्या होता है? इंसिडेंट मतलब आने वाला, तो इंसिडेंट क्योंकि ये आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे है, और क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये वापस गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है प्लेन ऑफ सरफेस के, मतलब ये अगर कोई सरफेस है तो सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री जो होगा वो नॉर्मल होगा। अब जो आने वाला एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाने वाला एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, इसको आई से भी डिनोट करते हैं, इसको आर से भी डिनोट करते हैं। अब दो और चीज़ें आती है जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं आप लोग को। वो क्या होता है? ये दो चीज़ें होती है, एक ये होता है ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। इन दोनों के टर्म्स जनरली कोई नहीं बताता आपको, क्योंकि ये बेसिकली उतने इम्पॉर्टेंट नहीं माने जाते। बट अगर कोई क्वेश्चन बनाने वाला वो टेढ़ा दिमाग लगा दे तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि भाई बताओ कि इसका नाम, या फिर वो बोलेगा जैसे कि इसका नाम जो होता है वो होता है ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका जो नाम होता है वो होता है
ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। भाई ये दो क्या चीज़ है? ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि इंसिडेंस वाला जो एंगल है उसका जो ग्लांस वाला पार्ट है, इसको ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ बहुत लोग ये नहीं बताते, क्योंकि बेसिकली आप एक बात बताओ कि अगर ये 90 डिग्री है, ये अगर आर है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोना बी 90 माइनस आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल हो जाएगा जिसकी हम ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू तो फाइंड होगी, बट अगर कोई एग्जामिनर, कोई अगर पेपर बनाने वाला कोई ये बोले कि भाई वो डायरेक्ट लिख दे कि भाई ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 50 डिग्री है, तो बताओ आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब आप बताओ, अगर आपको ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ठीक है, तो ये भी एक बेसिक्स है कि आपको हमेशा हर चीज़ को पता रहना चाहिए आपको, कि भाई कोई भी टर्म यूज़ कर दे, आपको वो चीज़ पता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म भी आप याद रखना कि ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस के बगल वाला ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन के बगल वाला ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिक्स हो गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। नाउ दो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि भाई पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ कहता है कि ऑल ऑफ द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का क्या मतलब? सेम प्लेन मतलब है कि भाई जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये सारे क्या सेम प्लेन पे ही हैं? ऑब्वियसली दे मीट एट द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन पे अगर हैं, मतलब लाइट अगर यहाँ पे आया तो यहीं पे नॉर्मल बनेगा और यहीं से लाइट जाएगा। बेसिकली यही कहता है ये दूसरा वाला जो लॉ है, कहता है कि भाई सेम प्लेन पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पर होने चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। वैसा थोड़ी ना है कि एक यहाँ पर लाइट आया, ठीक है, मान लो इस लेवल पे लाइट आया और जा रहा है इस लेवल से लाइट, ऐसा थोड़ी ना हो, और नॉर्मल कहीं बीच में ऐसे लाई होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर इस प्लेन पे लाइट आए तो इसी प्लेन से रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर इस प्लेन पे लाइट आए तो इसी प्लेन से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई in the same plane. Perfect. Now रिफ्लेक्शन है तो ऑब्वियसली एक जैसा रिफ्लेक्शन होगा, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब ये वाला केस, जब एक जैसे मतलब लाइट पैरेलल आए और पैरेलल जाए, मतलब कि सरफेस आपका बहुत ही पॉलिश्ड है, आपका सरफेस स्मूथ है। बट अगर मैं ऐसा वाला सरफेस दे दूँ तो ये लाइट यहाँ आएगा, ये कहीं यहाँ जाएगा, अगला लाइट पैरेलल में आएगा, ये कहीं यहाँ चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा वो वहीं चला जाएगा, मतलब कोई सा भी रैंडम पैटर्न बन जाएगा। सो इट इज़ नॉट गोना वर्क एज अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो जो स्मूथ सरफेस नहीं है उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, या इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्मूथ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नाउ एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिविएशन वो कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई लाइट आया, बहुत बढ़िया, ये एंगल ऑफ डिविएशन हम अभी भी देखेंगे और हम रिफ्रैक्शन के केस में भी देखेंगे। तो एंगल ऑफ डिविएशन कहता है कि भाई कोई लाइट अगर आया, किसी सरफेस पे टकराया, या कुछ उसमें कहीं वो कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ को फेस किया, तो वो जिस चीज़ को फेस करेगा तो उसके बाद उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में, ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन होना था, उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में कितना चेंज आ गया उसको कहते हैं डिविएशन, ठीक है। लाइट जा रहा है, जैसे हम जा रहे हैं और हमने इधर की तरफ डिविएट कर लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, इतना जो हमने डिविएट किया, डिविएट मतलब हटना, अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाना, तो उसको डिविएट कहते हैं। तो हम अगर लाइट ऐसे जा रहा है और वो डिविएट कर गया इधर की तरफ, तो ऑब्वियसली जो इतना एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। ये जो है इसको, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेल्टा है इसका साइन, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिविएशन ऑलवेज आप हमेशा याद रखो कि लाइट जो जा रहा है उसका ओरिजिनल पाथ को बस एक्सटेंड कर दो, और फिर उससे जो उसका न्यू पाथ, जैसे यहाँ पे आया और फिर इधर चला गया, तो इसको एक्सटेंड कर दो, और फिर ये वाला एंगल सिंपली आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप? एक बात बताओ, ये नॉर्मल है, इंसिडेंस एंगल आपको गिवन रहेगा, तो ऑब्वियसली एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बहुत बढ़िया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, तो ये 180 डिग्री, आई 2i, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा? इट इज़ गोना बी सिंपली 180 डिग्री माइनस 2i,
इजी, इजी है ना। तो रिफ्लेक्शन के केस में दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, इनिशियल पाथ एंड द फाइनल पाथ, दिस इज द इनिशियल पाथ एंड दिस इज द फाइनल पाथ। तो जो भी होगा हमारा फाइनल पाथ, तो जो डिविएशन होगा वो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन, उसी से हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। नाउ दिस इज द केस व्हेन ओनली वन रिफ्लेक्शन हैपन्स, मतलब अगर एक ही रिफ्लेक्शन हुआ तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है। अब अगर 2-3 रिफ्लेक्शन हो गए, जैसे कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देता हूँ, ये है, ये 60 डिग्री पे 2 मिरर्स हैं। अभी हम मिरर्स के कॉन्सेप्ट पे नहीं आया, बट फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई चीज़, जैसे हमने ये बेसिस, किस बेसिक्स पे बात करी हमने, ये ऑब्वियसली ये मिरर बेसिस था। मतलब मिरर होता क्या है, मिरर वो चीज़ है जो कि आपका अगर कोई लाइट आ रहा है तो उसको उसी एंगल पे वो स्मूथली रिफ्लेक्ट करा दे ताकि एक प्रॉपर इमेज बने। अब अगर ऐसा कोई मिरर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओरिजिनल इमेज होगा वैसा तो फाइनल इमेज नहीं बनेगा, इतना तो आप श्योर हो जाओ। इस केस में क्या होगा कि हाँ भाई, जो ओरिजिनल इमेज है बिल्कुल वैसा फाइनल इमेज भी बनने वाले, क्योंकि जो लाइट्स आ रहे हैं वो पैरेलली उसी फॉर्मेट में वो रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर स्मूथ पॉलिश्ड मिरर है, ठीक है, दिस इज अ मिरर। तो ये मिरर्स हैं, मिरर्स के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, और ये 60 डिग्री मान लो, 2 मिरर के बीच में एंगल है, यहाँ पे आया, इसके पैरेलल कोई रे आया तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल रे आएगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। और फिर वो रे कहता है नहीं, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 60 होगा, सॉरी, और ये 30 होगा। अब यहाँ से आया, इस पर रिफ्लेक्ट करा और फिर ये इधर चला गया। तो अब बताओ कि अब डिविएशन कितना हुआ, ठीक है। सो सी डिविएशन, मैंने क्या बोला, इट इज़ द, बस आप इनिशियल पाथ को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और फिर फाइनल पाथ की तरफ आप एंगल निकाल लो। तो ये पहला डिविएशन होगा हमारा डेल्टा वन। डेल्टा वन कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2i। आई कितना है, 30 डिग्री इस केस में, तो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 30 यानी 180 डिग्री माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, डेल्टा वन इज बेसिकली 120 डिग्री। अब इस केस में ये भी एक्सटेंड कर दिया हमने। अब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये 60 तो ये इस ट्रायंगल में ये भी 60। और अगर ये 60 है तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बना दूँ, ये तो मैंने एक्सटेंड करा था इसी रे को, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो नॉर्मल के केस में ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ठीक है। तो ये 30 है, अगेन यहाँ इस केस में भी ये डेल्टा 2 है, क्योंकि ये इनिशियल पाथ है, ये फाइनल पाथ है। तो डेल्टा 2 फिर से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। आई कितना, 30 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 30 वो भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली जो डेल्टा हम टोटल जो नेट इफेक्टिव होगा, यानी जो टोटल डिविएशन जो हम बेसिकली अगर क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द डिविएशन इन दिस केस, क्वेश्चन में सीधे ये पूछ देगा। तो डिविएशन हमेशा हम सम ऑफ ऑल डिविएशंस हम निकालते हैं, हमेशा सम ऑफ ऑल डिविएशंस। ये नहीं कि भाई ये वाला एंगल आप निकाल दिए, नहीं, आपको इंडिविजुअली हर डिविएशन के केस में आपको डिविएशन निकालना होगा और फिर उनका सम करना होगा। तो जो डेल्टा होगा हमारा वो 240 डिग्री होगा इस केस में, ठीक है। ये भी एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होती है, और ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों को छांटना है। कॉम्पिटिशन्स आर मेड टू एलिमिनेट द स्टूडेंट्स, नॉट टू गिव देम अ चांस टू प्रूव देमसेल्व्स। एक बार में बस प्रूव किया, हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आपने मिरर को अगर टिल्ट किया या फिर आपने रिफ्लेक्टेड रे को टिल्ट किया, तो वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। तो भाई वो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि सिंपली अगर आपका इंसिडेंट रे ये हुआ, ठीक है, ये अगर आपका इंसिडेंट रे आई एंगल पे है और आपने क्या करा, आपने करा कि भाई आपने इस रे को कुछ ऐसे आपने टिल्ट कर दिया, ठीक है, आपने डेल्टा एंगल से टिल्ट कर दिया। तो भाई बताओ कि आपका फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितने एंगल से टिल्ट होगा। ऑब्वियसली ये अगर डेल्टा एंगल से टिल्ट हुआ तो ये जो इन टोटल इंसिडेंस हो गया ये आई प्लस डेल्टा हो गया, और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आई प्लस डेल्टा होगा, और यहाँ पर ओरिजिनल केस में भी ये आई था, ये आई था, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा ये डेल्टा हो जाएगा। तो इफ़ यू टिल्ट द इंसिडेंस रे बाय एनी एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो टिल्ट बाय द सेम एंगल, ठीक है। नाउ फॉर द केस ऑफ मिरर टिल्टिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है। कैसे, देखिए समझते हैं हम। होता क्या है इस केस में कि भाई एक मिरर होता है और उसको हम टिल्ट कर देते हैं, मिरर ही को टिल्ट कर देते हैं। मिरर ऐसे है, लो मिरर ही टिल्ट कर दिया। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। जैसे लेट्स से कि यहाँ पे ओरिजिनली इस जो प्लेन मिरर था उसमें ये कुछ आई था और ये कुछ आर था,
ठीक है, तो ये आई था फॉर दिस प्लेन मिरर, तो ये भी आई रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या आपने इंसिडेंस रे को चेंज किया? नहीं, आपने केवल मिरर को टिल्ट किया। इंसिडेंट रे तो उसी एंगल पे आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। अब ये अगर नॉर्मल था इसका 90 डिग्री और ये थीटा एंगल पे डिविएट हुआ, तो भाई इसका जो नॉर्मल होगा, ये अगर ऐसे था और ये 90 डिग्री पे था, तो और अगर ये चीज़ थीटा एंगल पे डिविएट हुआ, तो ऑब्वियसली इसका जो नॉर्मल ये चीज़ होगा। सी आप ऐसे इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि भाई ये है, अगर ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर का ये नॉर्मल है, मैंने इस प्लेन मिरर को टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पे, तो ऑब्वियसली इसका जो नॉर्मल होगा वो भी तो थीटा एंगल पे ही टिल्ट होगा ना। ठीक है, ये टिल्ट हुआ थीटा एंगल, तो इसका जो नॉर्मल हुआ वो भी टिल्ट हुआ थीटा एंगल। बहुत बढ़िया। तो इसका जो सेकंड मिरर का जो नॉर्मल होगा वो ऑब्वियसली इसके मिरर से थीटा एंगल टिल्ट हो गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो अगर इस केस में अब जो टिल्ट हुआ नॉर्मल, अब यहाँ पे क्या था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई था। अब क्या हुआ कि अब फॉर द सेकंड मिरर ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में अंतर कितने का है, तो आई एंगल प्लस इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच में वो की डेल्टा है। तो जो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर द सेकंड केस, दिस इज आई प्लस डेल्टा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो सेकंड जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा वो कुछ इस प्रकार जाएगा और उसका जो होगा वो फिर से आई प्लस डेल्टा होगा। ठीक है, आई प्लस डेल्टा होगा। नाउ इस नॉर्मल से, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड, हमें निकालना कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना टिल्ट हुआ। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर टिल्ट इन मिरर एज डेल्टा। तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो टिल्ट होगा, सो दिस इज गॉन आई प्लस डेल्टा। क्या है? आई प्लस डेल्टा इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक का दूरी है एंड यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा है। ठीक है, नाउ आप एक बात बताओ कि अगर बेसिकली अगर यहाँ से, यानी कि ये जो नॉर्मल है फॉर द सेकेंड मिरर, इस नॉर्मल से इस रिफ्लेक्टेड रे तक का एंगल इतना है और इस नॉर्मल से इस नॉर्मल के बीच का एंगल डेल्टा है। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इस नॉर्मल से इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना है, तो इस गोना बी आई प्लस डेल्टा। वेरी क्लियर। नाउ इस नॉर्मल से ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आई था, तो अगर मैं इस पूरे एंगल से ये रिफ्लेक्टेड रे तक का एंगल हटा दूं, तो वील गेट द रिफ्लेक्टेड रे का चेंज कितना एंगल का हुआ। तो बेसिकली हम सिंपली माइनस आई कर देंगे, सो वी विल गेट कि भाई रिफ्लेक्टेड रे विल डिविएट 2 टाइम्स व्हाट एंगल द मिरर हैज़ डिविएटेड। ठीक है, ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि बहुत ही ट्रिकी है और एग्जाम के टाइम पे आप इतना नहीं सोच पाओगे। एग्जाम के टाइम पे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं टफ क्वेश्चंस को देख के, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये 2 कॉन्सेप्ट्स। नाउ इमेजेस कैसे होते हैं, तो इमेजेस भाई 2। अब लेट्स मूव ऑन टू रिफ्लेक्शन। अभी हमने बहुत रिफ्लेक्शन देख लिया, अब रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेंगे उनको देख। तो इमेज भाई 2 टाइप के होते हैं, वर्चुअल होते हैं और रियल होते हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज बेसिकली कहता है वर्चुअल इमेज इज नॉट फाउंड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन द रेज, when rays strike a mirror and then we extend it backward behind the mirror, जो कि अब ऑब्वियसली भाई कोई मिरर को छेद के थोड़ी ना लाइट चला जाएगा, वो मिरर पे जाएगा, वो टकराएगा और कुछ फैल जाएगा। हम अगर उन्हीं लाइट रेस को मिरर के पीछे एक्सटेंड करें खुद से विजुअलाइज करने के लिए, तब फिर हमें दिखेगा कि हाँ भाई वो मिरर के पीछे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है और मिरर के पीछे कहीं इमेज बन रहा है। जैसे हम खुद को मिरर में देखते हैं, ठीक है, मैंने खुद को मिरर में देखा, तो भाई मिरर के अंदर भी आपका वैसा ही शक्ल बनेगा जैसा कि आप हो। सही बात है। तो भाई वो क्या हो रहा है, वो ऑब्वियसली मिरर के अंदर थोड़ी ना आप चले गए, या आपसे जो टकरा के लाइट मिरर के पास गया वो मिरर के अंदर थोड़ी ना चला गया और मिरर के अंदर जाकर के आप इंटरसेक्ट थोड़ी ना किया। वो हुआ क्या, वो मिरर पे टकरा के आपकी आंखों पे आया और आपकी आंखों ने उसी लाइट रेस को पीछे प्रोट्यूड करा और फिर वो आपकी आंखों ने विजुअलाइज करा कि हाँ भाई अंदर में कुछ इमेज है। तो वही होता है वर्चुअल इमेज। इट इज़ नॉट फाउंड बाय द एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ रेस। वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो वो पहला होता है कि वो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। दूसरा होता है इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या चीज़ ऑब्टेन्ड हो, आप ही बताओ। कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सो वर्चुअल इमेज कहता है कि इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे क्या होगा, जैसे ये कोई लाइट रेज आए, लाइट रे अगर
यहाँ पे मान लो इंटरसेक्ट करे तो आप यहाँ पे स्क्रीन रख दो तो आपको यहाँ पे इमेज मिल जाए। बट भाई अगर लाइट रे इंटरसेक्ट ही ना करे तो आप कहाँ स्क्रीन डालोगे? मिरर के अंदर थोड़ी ना मिरर को छेद के स्क्रीन डाल दोगे वहाँ पे, वैसा थोड़ी ना होगा। ऑब्वियसली जहाँ लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आप स्क्रीन डाल दो, आपको वहाँ पे इमेज मिल जाएगा। बट अगर लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो आपको स्क्रीन नहीं, आप कैसे डाल पाओगे स्क्रीन? ठीक है, तो ये इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वहीं पे रियल इमेज इट इज़ इन्वर्टेड। अभी हम देखेंगे कैसे हम इसका रे डायग्राम्स बनाएंगे, देन वील फाइंड। और फिर इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन बिकॉज इट इज़ फाउंड बाय द एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ रेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अब तीसरा जो होता है ऑन इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, the imaginary meeting of rays and backward projection inside a mirror, this is the cause of virtual image and this is caused by the actual meeting of reflected rays। ठीक है, ये इसके बेसिस यार मैंने पहले ही बता दिया, अब इतना लंबा मैं नहीं लिखूंगा, आप इसको खुद से अपने वर्ड्स में लिख लेना। इट इज़ फाउंड बाय द imaginary meeting of reflected rays backward projected from the mirror and it is found by the actual meeting of reflected rays। ठीक है, ये भी एक और प्रॉपर्टी हो गई किसकी? इमेजेस के टाइप की। नाउ लेट अस सी what happens when we place an object in front of a plane mirror। plane mirror क्या होता है? plane mirror मतलब plane mirror प्लेन है। आपके घर में कौन सा शीशा होता है? ऐसा शीशा होता है या फिर ऐसा होता है? नहीं ना, इट इज़ कम्प्लीटली प्लेन। आपके घर पे ऐसा वाला शीशा भी नहीं होगा, ऐसा वाला शीशा भी नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू ऐसा स्ट्रेट शीशा होगा, तभी आप अपनी शक्ल को सही से देख पा रहे हो, नहीं तो आपकी हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी या तो बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, मिरर इमेज के अंदर तो प्लेन मिरर कहता है कि भाई प्लेन मिरर एक सीधा सा मिरर है और पॉलिश्ड है, शाइनी सरफेस है एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑल द रेज रेगुलरली। नाउ लेट्स सी कि मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्वियसली आप क्या देख पाते हो मिरर के अंदर? आप कैसा खुद को आप विजुअलाइज करो, आप मिरर के अंदर खुद को देख रहे हो, कैसा दिखेगा? अब ऑब्वियसली आपकी शक्ल थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, जैसे आप दिखते हो वैसे ही मिरर के अंदर दिखते हो आप। तो जैसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही मिरर के अंदर भी ऑब्जेक्ट होता है। और एक और चीज़ आप विजुअलाइज करो कि आप अगर दूर से चलते हुए मिरर के पास जाते हो तो क्या आपका ऑब्जेक्ट भी चलते हुए मिरर के पास आता है? सॉरी, इमेज भी चलते हुए मिरर के पास आता है, राइट। मतलब आप जैसे जैसे आपका मिरर से डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से कम होता है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस होगा मिरर से वही सेम डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बनेगा मिरर के अंदर। दोनों की हाइट सेम होती है, दोनों का और एक और चीज़ आप गौर करोगे, अगर आप मिरर में अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर के अंदर भी वो उस साइड से राइट उठेगा। बट अगर आप खुद को उसके केस में विजुअलाइज करो तो यू विल फाइंड कि इट इज़ द लेफ्ट हैंड, यानी कि आपका राइट हैंड मिरर के अंदर वाले का लेफ्ट हैंड हो जाता है। तो इट इज़ अ केस ऑफ लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या क्या है? तो मिरर के अंदर पहली बात की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वही सेम हाइट पे होगा। द डिस्टेंस of the object from the mirror is the same as this distance and the lateral inversion takes place, यानी कि आपका राइट उसका लेफ्ट और उसका राइट आपका लेफ्ट। ठीक है, दिस इज़ अ लैटरल इन्वर्जन केस भी होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है। वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, यानी कि आपका एक्चुअल जो रेज है उसका इंटरेक्शन नहीं होता। कैसे? लेट्स सी, यहाँ से मैंने एक रे भेजा। हमेशा हम कोई भी इमेज बनाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज पाने के लिए हम उसी पॉइंट से दो ऐसे रेज हम भेजते हैं। ठीक है, तो एक रे मान लीजिए मैंने यहाँ से भेजा तो ये खुद को रिट्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, इट विल रिट्रेस इटसेल्फ बैक। अब मैंने लेट से ये दूसरा एक कोई रे भेजा और वो मिरर पे यहाँ पे कुछ थीटा एंगल पे गिरा, तो ऑब्वियसली इट्स गोना गो दिस वे। और अब ऑब्वियसली ये जो दो रेज हैं ये खुद को तो इस साइड तो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, हम इसको पीछे प्रोट्यूड कर सकते हैं। तो इसको जब हमने पीछे प्रोट्यूड करा तो वी फाउंड कि हाँ भाई ये दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करे तो इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली द रेज हैव द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्चुअल प्रोट्यूडिंग ऑफ रेज बिहाइंड द मिरर, सो इट इज़ अ केस ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये एक और बेसिक है प्लेन मिरर का। नाउ सो लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक विच इज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अभी हम फिलहाल हम प्लेन मिरर के केस में ही देखेंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता क्या? मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे? जैसे दो मिरर्स हैं, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे की। अब भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा होगा तो ये इस मिरर से भी जो इमेज बनाएगा वो मान लो कि यहाँ बनाएगा, और यही ऑब्जेक्ट इस मिरर से जो इमेज बनाएगा वो यहाँ पे बनाएगा, और फिर ये जो इमेज बनेगा वो इस मिरर के लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर उसका जो इमेज बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है,
वैसे करके बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस बन जाएंगे, तो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसी को कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, नाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि अगर दो मिरर किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में, तो फिर हम कैसे निकालें कि भाई कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इस ऑब्जेक्ट के। वो ऑब्वियसली इस केस में तो इनफाइनाइट बनेगा, बट इस केस में क्या होगा कि इसका देखो बेसिकली होता क्या है कि इसका जो इस मिरर के बेसिस पे जो इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, और फिर इस मिरर के बेसिस पे यहाँ पे बनेगा, और मोर एवर इस मिरर के लिए इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, राइट। और इस मिरर के लिए मिरर को हम हमेशा प्रोट्रूड भी कर सकते हैं मिरर को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मिरर इसका कुछ यहाँ पे इमेज बनाएगा, तो वैसे करके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ही इमेजेस ही बनेंगे। इस केस में इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो भाई बेसिक्स जो होता है वो कहता है कि अगर एंगल थीटा है दोनों के बीच में और 360 डिग्री अपॉन में थीटा की वैल्यू मान लो कि m है, ठीक है, और m जब कोई भी एंगल थीटा होगा, जब कोई दो मिनट इंक्लाइंड होगा किसी थीटा एंगल पे, और फिर हम जब 360 अपॉन थीटा करेंगे और हमें मान लो कोई m वैल्यू आ रही है, अगर m इवन है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस होता है m-1, ठीक है। और अगर 360 अपॉन में थीटा m है और m ऑड है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का दो सिनेरियो बन जाता है। अभी हम इसका लाइव एग्जांपल भी देखेंगे क्या होता है। इस केस में ऑब्जेक्ट का दो सिनेरियो बनता है। वो क्या बनता है कि भाई या तो 360 अपॉन में थीटा के केस में ये मान लो थीटा है, ऑब्जेक्ट या तो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या फिर सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। सिमेट्रिकली प्लेस्ड मतलब इसका दूरी और इसका दूरी सेम हो, और एसिमेट्रिकली मतलब कि बीच में ना प्लेस हो। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री बेसिकली किसी चीज़ को अगर इक्वल हो, कोई भी चीज़ सिमिलर हो, या जैसे बटरफ्लाई है या इंसान का ही फिगर है, तो भाई अगर बीच से लाइन बना रहे हैं तो दोनों तो सेम ही होगा ना, दोनों पार्ट, तो वो सिमिलर है, वो सिमेट्री उसी को कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है उसको किसी इमेजिनरी लाइन से अगर बाइसेक्ट कर दिया जाए और दोनों पार्ट उसकी इक्वल हो और सिमिलर हो, और दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर जब रखा जाए तो सेम आए, कहीं से वो ज़्यादा कम ना हो, तो उस केस में उसे सिमेट्री कहते हैं। तो अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ये भी दूरी सेम है, ये भी दूरी सेम है, तो ये सिमेट्री का एक सिनेरियो हो गया। बट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो एसिमेट्री हो जाएगा, एसिमेट्री और सिमेट्री, ठीक है। नाउ अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो ऑब्जेक्ट और 360 अपॉन में थीटा की वैल्यू अगर ऑड आए, तो फिर अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो m-1 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो m नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। सी याद करने का ट्रिक, मान लो थीटा कुछ दे रखा है, कोई दो मिरर है वो इंक्लाइंड है किसी थीटा एंगल पे। अब अगर 360 अपॉन थीटा करो, पहले चेक करो कि भाई जो वैल्यू आ रही है 360 अपॉन थीटा वो क्या ऑड आ रही है इवन आ रही है। अगर सीधे इवन आ रही है तो सीधे लगा दो m-1 इमेजेस होंगे। अगर वो ऑड आ रही है तो फिर चेक करो कि भाई वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर भी m-1 होगा, और अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर बस एक ही सिनेरियो में सब मिला करके केवल एक ही सिनेरियो में वो m नंबर ऑफ इमेजेस देगा बस, बाकी सारे सिनेरियोज में वो m-1 देगा। देखो m-1 कब m दे रहा है, जब वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो और 360 अपॉन में थीटा की वैल्यू जो आएगी वो ऑड है, ठीक है। अब इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, देखो मान लो कि कुछ 45 डिग्री पे दो मिरर्स जो प्लेस हैं, ठीक है। अब मिरर्स को हम हमेशा प्रोट्रूड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली कुछ नहीं करा, मैंने 360 में पूरा जो सर्कल बनेगा उसमें सारे ही एंगल 45 वाले डिवाइड कर दी, मतलब 360 को 45 से इक्वली डिवाइड कर दिया। होगा भी ऑब्वियसली 360 अपॉन जब 45 करेंगे तो वो हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8 नंबर ऑफ सेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। उस 8 नंबर ऑफ सेगमेंट्स में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है प्लेस्ड। अब 8 क्या है, 8 इवन है, परफेक्ट है, तो यानी हमारा क्या आना चाहिए, m-1 आना चाहिए, यानी हमारा नंबर ऑफ इमेजेस 7 आना चाहिए। अब देखते हैं इधर, जैसे ये यहाँ पर है तो ऑब्वियसली इस मिरर के लिए ये इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और फिर इस मिरर के लिए इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। नाउ अब जब हम ऐसे ही करते जाएं, जब हम देखो ये जो होगा, अब फिर इसके लिए जब हम ये बनाएंगे तो अगर ये x है, x लेंथ पे है, तो ऑब्वियसली ये x होगा, ये x होगा, और फिर इसका जो होगा वो पर्टिकुलर कुछ थीटा एंगल पे जो भी होगा, देखो
इसको हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं कि इसको हम ये कर दें, फिर ये 45 होना है और फिर ये 90 होना है, ये 45 होना है, ये 45 हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा ये भी 45 आ जाएगा। मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आएगा इसका जो लेंथ आएगा, और फिर जब इसका जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, जब इस मिरर के बेसिस पे जो इमेज बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा। और जब हम इसको साइंटिफिकली देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई ये जो है, ये जो इसका जो इमेज बन रहा है वो, ये जो हमने इमेजिनरी एक्सिस क्रिएट किया था उसको एक मिरर अगर मान लिया जाए, अगर इस इमेजिनरी एक्सिस को एक मिरर मान लिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रहा है। ये हम जब एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई ये इसका जो लेंथ होगा वो इसके बराबर तो होगा ही। अब जब हम ऐसे सोचें कि भाई ये यहाँ पर कैसे आ गया, तो एक और तरीका ये ट्रिक होता है कि भाई ये जो चीज़ है इसका सीधे जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर एक इमेज बना दो, फिर इसका इस इमेजिनरी एक्सिस पे एक इमेज बना दो, फिर इसका इस इमेजिनरी एक्सिस पे एक इमेज बना दो, फिर इसका इस इमेजिनरी एक्सिस पे एक इमेज बना दो, और फिर ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके बेसिस पे एक इमेज, और फिर ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके बेसिस पे यहाँ पर एक इमेज आ जाएगा। तो अब आप बताओ कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने थे? 8। ठीक है, तो 8 सेगमेंट्स में एक एक आया, जैसे इस सेगमेंट में एक आया, इसमें एक आया, ऐसे ऐसे हर 8 सेगमेंट्स में एक एक आया, और उसमें से एक तो हमारा ऑब्जेक्ट ही था। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना? नंबर ऑफ इमेजेस इज 8 - 1। ये 1 क्या है? ये हमारा 1 ऑब्जेक्ट है, तो 7 नंबर ऑफ इमेजेस। इज इट ट्रू? ठीक है, परफेक्ट है, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर थिंग। अब ये क्या था, इस केस में क्या होगा आप ज़रा सोचो कि जब हम कर रहे हैं, ये थीटा है, ये अगर मिरर एक दूसरे के ऊपर हो, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, तो 0 डिग्री ये इंक्रीज करते 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 ये यहाँ पर आ सकता है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। अब यही इंक्रीज करते करते 180 डिग्री भी बन जाएगा। बट इस केस में क्या होता है कि जो इन्फिनिटी केस आता है, अब अगर आप इसको ऐसे सोचो कि ये दोनों को अगर मैं प्रोट्रूड करूँ पीछे, तो ये मान लो कि किसी, ऑब्वियसली दोनों पैरेलल अगर होंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा करके मान लो कि मीट करेंगे। पैरेलल होंगे तो हम सर्टेन इमेजिन कर सकते हैं। देखो कुछ बेसिक्स होते हैं, ठीक है, उन बेसिक्स को समझो तो आपको फिजिक्स थोड़ी आसान होगी समझने में। कि यार जब कभी भी हम कहते हैं कि कोई दो चीज़ पैरेलल है ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कहीं मीट ना करे। हम ये हमेशा कहते हैं कि वो कहीं इमेजिनरीली कहीं इन्फिनिटी पे जा कर के वो मीट कर रही होगी। ठीक है, जैसे हम रेज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो पैरेलल रेज जाती है तो हम उसको कहते हैं कि भाई वो इन्फिनिटी पे जाकर के कहीं मीट कर रही होगी। तो वैसे केस में हमेशा जब कोई भी पैरेलल लाइंस आए तो हमेशा याद रखना कि भाई वो कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के मीट कर रही होगी, बट वो जो इन्फिनिटी पे उसका मीटिंग केस होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाएंगे। तो वो केस होता है, वो केस क्या होता है? वो केस होता है हमारा 0 डिग्री वाला केस। परफेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए था इस केस में। तो जब हम 0 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो इज इट क्लियर कि क्या इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। हमने ये तो पहले ही देख लिया था कि कितने इमेजेस बन रहे हैं, तो इन्फाइनाइट बन रहा है। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि कैसे बन रहा है। तो भाई ये 360/0 तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। और इन्फाइनाइट -1 भी इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए चिंता मत करो कि वो -1 के केस में जाएगा, वो इन्फाइनाइट ही रहता है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सर्कुलर मिरर्स। ठीक है, सर्कुलर मिरर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर मिरर्स क्या कहता है? सर्कुलर मिरर्स कहता है कि भाई अगर कोई सर्कल है, लेट्स से कोई ग्लास का स्फीयर है, उस ग्लास के स्फीयर को आपने क्या करा, पहले 2 ग्लास का स्फीयर ले रहे हैं हम, एक स्फीयर को एक साइड से पॉलिश कर दिया। ठीक है, मिरर्स क्या होता है? मिरर्स आर बेसिकली लेंसेज विच आर पॉलिश फ्रॉम वन फेस सो दैट कि स्टॉप द रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस पार्ट। मतलब मिरर जो होता है, जैसे प्लेन मिरर भी होता है, तो वो एक बेसिकली वो एक लेंस प्लेन शीशा होता है, वो ग्लास का एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है। उसको पीछे के साइड से रेड कलर से पेंट किया जाता है, फिर और उस पर 2-4 और कोटिंग चढ़ाई जाती है। क्यों? ताकि लाइट रे पीछे ना जाए। पीछे जाएगी तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। उसको लाइट रे को आपकी आंखों में जाना है ना, तब आप खुद का इमेज इमेजिन कर पाओगे। तो सर्कुलर मिरर्स देखते हैं तो भाई एक केस होता है कि हम इस साइड को फेस को हम पेंट कर देते हैं, और एक केस होता है कि भाई हम इसके बाहर वाले फेस को ही पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा कि ये जो लेंस बनेगा, तो भाई ये लेंस कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो लेंस बनेगा ये लेंस कुछ ऐसा बनेगा।
तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसके इंटरनल पार्ट पे होगा, राइट, और इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसके एक्सटर्नल पार्ट पे होगा। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे मैं यूजुअली याद रखता हूँ कि भाई अगर ये टेढ़ा है, ये बाहर के साइड से घुमा हो, तो भाई कुछ भी आएगा तो ये इसको बाहर ही फेंकेगा ना, क्योंकि ये बाहर के साइड निकला हुआ है। और अगर ये अंदर के साइड घुमा हुआ है तो ऑब्वियसली ये तो मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ ऐसे घूम जाए तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ आएगा उसको अंदर ही की तरफ फेंकेगा, क्योंकि ये खुद ही अंदर झुका हुआ है और ये खुद ही ऐसे है, तो जो भी आएगा लो बाहर फेंक दिया। और ये क्या है, ये झुका हुआ है, ये खुद ही बेंड है, तो जितनी रेज आएंगी वो सब अंदर आएंगी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर मिरर को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इस पर्टिकुलर मिरर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब याद रखने का क्या तरीका है, याद रखने का एक ट्रिक है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था तो आई यूज टू ऑल्सो फॉरगेट कि भाई मैं कैसे याद रखूँ कॉन्वेक्स कौन सा कॉनकेव कौन सा है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका कि भाई इस वाले में एक गुफा है, केव है, ठीक है, एक केव है ना, इसमें केव है, हॉलो है, गुफा है, तो भाई अगर ये केव है तो ये सीधे कॉनकेव मिरर, और बाकी दूसरा वाला ऑब्वियसली कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, परफेक्ट। नाउ इस दोनों के केस में, स्फीयरिकल मिरर्स के केस में हमेशा कोई भी अगर कोई स्फीयर होगा तो उसका कुछ सेंटर होगा, और हमेशा जब हम कोई मिरर्स की बात करते हैं, स्फीयरिकल मिरर्स की बात करते हैं, तो हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ उसके फोकस की भी बात करते हैं। अब उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि हम टर्म्स क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। कोई भी मिरर है, ठीक है, तो उसके केस में we are gonna use the center of curvature, we are gonna use the term f1 and focus, ठीक है। एंड फोकस दो हो सकते हैं, या तो बाहर का वाला फोकस होगा और एक अंदर वाला फोकस होगा, वो हम देखेंगे कि f1 कौन सा है, f2 कौन सा है। अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कंफ्यूज कर जाओगे। फोकस होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ठीक है। ये अपर्चर है, इसको हम अपर्चर कहते हैं। ये जो अपर्चर मतलब जो भी चीज़ मिरर का जो सरफेस है उसको अपर्चर कहते हैं सिंपली, ठीक है। ये फोकस हो गया, ये पोल होता है, ठीक है, परफेक्ट है। और कुछ नहीं, बस इतना ही सही है। और साथ में जब हम किसी रेज की बात करते हैं तो रेज में देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से कोई रेज जाए, ठीक है, तो उसको मार्जिनल रेज कहते हैं। नहीं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाती है, और एक होता है एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर दूर होकर के जाती है, ठीक है। दो टाइप की रेज होते हैं, वो हम आगे जा करके इसको देखेंगे कि कौन सी रेज को हम यूज़ करते हैं किस रे डायग्राम में, ठीक है, परफेक्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स कि भाई हम कैसे स्फेरिकल मिरर्स को हम कैसे समझें। नाउ स्फेरिकल मिरर्स में जब इमेज बनते हैं तो उसको देखते हैं, उसकी बेसिक रूल्स क्या हैं। लेट्स से अभी फिलहाल हम कॉनकेव की बात करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस ऑन अ फ्रेश पेज, बिकॉज कॉनकेव थोड़ा सा लेंदी है, कॉन्वेक्स तो आसान सही है। ये कॉनकेव है, परफेक्ट है। कॉनकेव में जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो सी से डिनोट होता है, फोकस जो होता है वो एफ से डिनोट होता है, पोल जो होता है वो पी से डिनोट होता है। और जब भी हम मिरर्स के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में हम इमेज बनाते हैं या हम रे डायग्राम से हम इमेज जो बनाते हैं वो हम कुछ बेसिक्स से बनाते हैं। वो बेसिक्स क्या होती हैं, पहला रूल कहता है, कुछ रूल्स होते हैं। वो पहला रूल कहता है कि भाई द रेज विच आर कमिंग पैरेलल meet at the focus, ठीक है। दूसरा रूल कहता है द रेज गोइंग थ्रू द फोकस मीट एट द फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, ठीक है। द रेज गोइंग थ्रू द फोकस गो पैरेलल आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, ठीक है। और तीसरा रूल कहता है कि भाई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता ही चला जाता है और वापस भी वहीं से लौटता है। मतलब भाई को कोई टिल्ट ही नहीं होना है, जहाँ से जा रहा है वही रास्ता है इसका। सेंटर ऑफ द रे गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इटसेल्फ, ठीक है, रिट्रेसेस इटसेल्फ, परफेक्ट है। और चौथा कहता है कि भाई अगर कोई रे, कोई भी रे, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी रे अगर पोल पे किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे गिर रहा है तो वो पोल से वापस भी उसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे जाएगा। ये चौथा रूल कहता है, ठीक है। चौथा रूल क्या, व्हाट सेज कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इन केस, हाँ वो तो इक्वल तो हमेशा होगा, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन है तो इक्वल हमेशा होगा, बट बाकी जैसे यहाँ पे आया फोकस से टकराया तो
वो ऐसे चला जाएगा। मतलब याद करने का ट्रिक है कि भाई वो यहाँ से टकराया तो पैरेलल जाएगा। इसका भी बेसिस है। क्या बेसिस है कि भाई देखो, अगर कोई चीज़ है, कोई स्फीयर है, ठीक है, तो उसका सेंटर ये है। मान लो कोई रे ऐसे आ रहा है, कोई रे पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अब वो पैरेलल आएगा तो उसका जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से ही होगा। ऑब्वियसली वो टैंजेंट जो नॉर्मल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री कहाँ से, जो कोई भी सर्कल है उसका 90 डिग्री कहाँ से आता है, तो रेडियस से ही आता है। तो जब सेंटर से उसको ज्वाइन करेंगे तो वो जब इसका एंगल जब कुछ मान लो थीटा होगा तो वो ऑब्वियसली उसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे बेंड होगा। और जब वो सेम एंगल पे बेंड होगा तो हम एक्सपेरिमेंटली उसको कह सकते हैं कि भाई जो इस लेंथ होगा वो इस लेंथ को भी बाइसेक्ट कर देगा। तो इसी बाइसेक्शन वाले पॉइंट को हम फोकस कहते हैं कि इन्फिनिटी से जो पैरेलल रेज आती हैं वो सभी इसी पॉइंट से पास करती हैं, इसीलिए इसका नाम फोकस है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थे। ये मतलब डेरिवेशन है, आप इसको समझ सकते हो कि याद रखने का तरीका मैं ऐसे ही याद रखता हूँ बिकॉज इंटरेस्टिंग है। मतलब फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी कि अब हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। ये हो गया ये सारे, ये चौथा रूल आप खुद से ही लिख लेना एंगल वाला, ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स सी द रे डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं। नाउ फर्स्ट वन रे डायग्राम में देखना है तो फर्स्ट वन लेट्स स्टार्ट विथ कॉन केव। केव है तो कॉन केव, परफेक्ट है। सो दीज आर माई ओन नोट्स, ठीक है। अब पुराने हो गए हैं तो उस कलर पे मत जाना, बट सी होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से आता है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की किसी एक पॉइंट से दो बहुत ही दूरी से आ रहा है, तो जब आएगा तो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर जाएगा। और फिर जब आता है तो दोनों जब मिरर्स पे टकराते हैं तो वी कंसिडर कि वो दोनों पैरेलल होकर के आ रहे हैं। तो जब वो मिरर पे टकराते हैं तो ऑब्वियसली जो भी पैरेलल रेज है वो इसके थ्रू पास होता है, फोकस के थ्रू पास होता है, तो जब फोकस के थ्रू पास करता है। नाउ position of image is at the focus and the nature of image is real, inverted and diminished to a point कह सकते हो आप। now the second one is when the object is beyond the center of curvature। तो फिर क्या होगा, एक रे हमें वी सॉ द रूल्स, तो पहला रे अगर पैरेलल आ रहा है तो भाई वो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रे अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो वापस से रिट्रेस कर देगा। सी जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे, जब भी हम कोई भी मिरर के केस में या लेंस के केस में बनाएंगे तो वी नीड ओनली 2 रेज। एक पॉइंट का इमेज निकालने के लिए जस्ट 2 रे की जरूरत है। कोई भी एक पॉइंट लो, उसमें से 2 रे निकाल दो, वो जहाँ मीट करेंगे वहीं उस पॉइंट का इमेज बनेगा। और हमेशा ट्राई करो कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसके दो जो एक्सटर्नल जो लास्ट पॉइंट्स हैं उन लास्ट पॉइंट्स का आप इमेज जो प्लॉट कर लो और फिर बस उसको ज्वाइन कर दो, आपका आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको 3D ऑब्जेक्ट्स पे नहीं जाना, अभी आपको 2D ऑब्जेक्ट्स पे भी नहीं जाना। अभी यू वांट टू स्टे, यू विल स्टे ओनली एट द सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। जो लाइन होगी, जो पॉइंट्स होगी, उनकी आपको इमेजेस प्लॉट करने के लिए दिया जाएगा। तो उस केस में आपको केवल एक पॉइंट लो, उस पॉइंट से केवल 2 रो निकालो, 2 रेज निकालो, 2 रेज जहाँ मीट कर रही वहाँ उस पॉइंट का इमेज बन गया। फिर दूसरे पॉइंट से केवल 2 रेज निकालो, वो जहाँ मीट कर रही वहीं उस पॉइंट का इमेज बन गया, जोड़ दो, बस बन गया आपका इमेज। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिट्रेस करेगा। तो ये दोनों रेज कहाँ मीट करी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करी। तो लेट्स से दिस पॉइंट एज ए है तो ये ए डैश हो गया। ए डैश हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए डैश से करते हैं। और जैसे बी है तो इससे जो पैरेलल जाएगा वो वापस चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। मोर एवर जो ये लाइन जा रही है वो फोकस से भी जा रही है, तो ऑब्वियसली इफ द लाइन इज पैरेलल सो इट विल अगेन पास फ्रॉम द फोकस। तो 2 रेज निकल गए हमारे, कौन कौन से निकले, एक जो निकला सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस कर गया, और जो दूसरा निकला फोकस से वो वापस फोकस से, जो पैरेलल निकला वो फोकस से पास कर गया। तो मतलब ये इस रे का जो बी का जो इमेज बनेगा वो यहीं पे बनेगा, ठीक है। नाउ ये बन गया तो ये यहाँ पर इमेज बन जाएगा आपका। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई, इज बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होता है ये मैंने पहले बता दिया था, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टा है, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये आप देख सकते हो। नाउ द थर्ड केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बहुत आसान केस है कि भाई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो पहला रे निकालो पैरेलल तो फोकस से पास कर जाएगा, दूसरा रे निकालो जो फोकस से जा रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। तो ए का बन गया ए डैश पे, बी का वहीं पे बनेगा, तो ये इमेज बन जाएगा। सो द पोजिशन ऑफ इमेज इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, परफेक्ट है। नाउ द थर्ड केस इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस,
ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो भाई अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, उसके पहला रे हम निकालेंगे जो फोकस से पास कर रहा है, दूसरा रे निकालेंगे जो पैरेलल है वो फोकस से पास कर रहा है, और जो फोकस से पास कर रहा है वो पैरेलल जाएगा। तो जब हम दोनों को रेज को इंटरसेक्ट कराएंगे तो वी विल फाइंड कि यहाँ पर हमारा कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड कोई इमेज बन रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड जब इमेज बनेगा तो ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द नेचर ऑफ इमेज वी आर सीइंग कि वो रियल होगा। वो बिकॉज रियल क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज है। नाउ इन्वर्टेड होगा एंड मोर एवर इट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, अगर फोकस पे है तो क्या होगा, देखो इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, अब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, सिंपल। अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो बिटवीन सी एंड एफ था, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखो आप कोई पैटर्न, जब आप पैटर्न ट्रेस करोगे तो यू विल फाइंड इट मच ईजी। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, जब इन्फिनिटी से थोड़ा पास आया लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड था तो अभी भी सी एंड एफ के बीच में बना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ गया तो भाई जो इमेज है वो दूर भाग गया। क्यों, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट जो हो रहा है वो इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं धीरे धीरे फोकस के पास, और इमेज क्या जा रहा है, इमेज जा रहा है फोकस से इन्फिनिटी के पास। ये जो फंडा होता है ये यही होता है, बस ऐसे ही आप याद रख सकते हो। इन्फिनिटी तो एट फोकस, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, एट सी तो एट सी, बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, और एट फोकस तो इन्फिनिटी। ठीक है, जब एट फोकस होगा तो इन्फिनिटी जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला रे थ्रू सी रिट्रेस इटसेल्फ, दूसरा रे अगर पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो थ्रू एफ। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। नाउ द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब हम रियल क्यों कहेंगे, मैंने अभी बताया कि जब पैरेलल जाते हैं तो वी इमेजिन कि भाई वो इन्फिनिटी पे जाकर के कहीं मीट कर रहे होंगे। ठीक है, परफेक्ट है, तो रियल होगा। क्यों, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज है, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के मीट कर रहा होगा। पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी रहेगी, इन्वर्टेड होगा ही होगा, क्योंकि ये रेज कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है, तो जो भी नीचे जाएगा वो तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगा। एंड हाईली मैग्नीफाइड, ऑब्वियसली इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इतना बड़ा इन्फिनिटी पे जाकर के हो जाएगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द पोल, अब क्या होगा, अभी तक में हमने इन्फिनिटी पे से हम शुरू किया और वापस से हमारा इमेज इन्फिनिटी पे चला गया, तो अब भाई इन्फिनिटी वाला केस तो अब सारे रियल वाले केस खत्म ही होगा। तो अब क्या होगा, अब ऑब्वियसली इमेजिनरी वाला केस होगा। तो इमेजिनरी वाले केस में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर होगा तो पहला रे हम भेजेंगे जो कि पैरेलल होगा, जो कि फोकस से पास कर जाएगा, दूसरा रे हम भेजेंगे जो कि खुद को रिट्रेस कर दिया थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वी विल फाइंड कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, तो कभी भी वो जाकर के मीट नहीं करेंगे। पैरेलल जाते तो वी कुड से कि हाँ इन्फिनिटी पे मीट कर रहे थे, बट डाइवर्ज ही करने लग जाए तो डाइवर्ज में तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोना मीट। तो हम इन दोनों को पीछे प्रोट्रूड करेंगे मिरर के पीछे, देन वी विल फाइंड कि दे इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बियॉन्ड द इट इज बिहाइंड द मिरर। हाँ, तो पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं यहाँ पे इमेज होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। ठीक है, परफेक्ट है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इस पर्टिकुलर मास्टर टेबल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट वॉट कॉनकेव मिरर। ठीक है, गुफा है, केव है तो कॉनकेव, तो ये पूरा कॉनकेव मिरर में सब कुछ है। एट इन्फिनिटी होगा तो एट फोकस होगा, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड होगा, बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन सी एंड एफ होगा, एट सी होगा तो एट सी होगा, बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ होगा तो बियॉन्ड सी होगा, एट फोकस तो इन्फिनिटी, बिटवीन फोकस एंड पोल तो बिहाइंड द मिरर। ये सारे उसके प्रॉपर्टीज है। नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज पूछेंगे तो हम हमेशा नेचर ऑफ इमेज में उसका इमेज रियल है या इमेजिनरी है वो बताते हैं, इमेज का साइज क्या है वो बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और इमेज का पोजीशन क्या है वो भी हम बता सकते हैं। इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है वो भी हम बता सकते हैं नेचर ऑफ इमेज में, तो वो सारी चीज़ें हमने बता दी। नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड टॉपिक विच इज़ कॉन्वेक्स मिरर। देखो भाई कॉन्वेक्स में आसान सा फंडा है, कॉन्वेक्स ज़्यादा इधर उधर करता ही नहीं है, वो सिंपल सीधा साधा इंसान है। वो कहता है कि भाई तुम जितने बनाओ, जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट डाल दो, बनना तो तुम्हारे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, बस इमेजिनरी इमेज। तुम कहीं भी इन्फिनिटी पे रख दो ऑब्जेक्ट को या मेरे बगल में रख दो ऑब्जेक्ट को, मैं बनाऊंगा तो इमेजिनरी, मैं तुमको रियल इमेज दूंगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ कर लो। दिक्कत है इसके साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल, बहुत आसान भी है क्योंकि एक ही केस बनता है, कहीं भी रख दो एक ही केस बनेगा। इन्फिनिटी पे रख दो तो फोकस पे बनेगा, और इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रख दो तो सारे इमेजिनरी बनेंगे, और बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। बस दो ही तो रूल हैं इसके। तो अगर यहाँ पर मान लो कहीं ऑब्जेक्ट है तो पहला हम हमेशा क्या करते हैं, पहला हम पैरेलल भेजते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है,
एक स्फीयर में अगर अंदर के साइड से पॉलिश करा तो वो कॉन्वेक्स हुआ, तो ऑब्वियसली स्फीयर का जो सेंटर होगा वो तो इस साइड ही होगा ना, क्योंकि स्फीयर ही ऐसा है। तो अगर स्फीयर का सेंटर ऑब्वियसली इस साइड होगा। और कॉनकेव में क्या चीज़ थी, कॉनकेव तो भाई था वो उसका बाहर के साइड को हमने पॉलिश करा, तो उसका जो स्फीयर होगा उसका सेंटर बीच में होगा। मतलब कॉनकेव में जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है। बट कॉन्वेक्स जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि ऐसा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के राइट हैंड साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है। ठीक है। तो नाउ अगर पैरेलल गया तो इट इज गोना पास थ्रू द फोकस, और अगर ये सीधे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर भेजें इमेजिनरीली, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है नहीं कि हम उसके थ्रू भेजेंगे, तो हम इमेजिन करेंगे कि भाई हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो रिट्रेस करेगा, खुद को रिट्रेस करेगा, तो ये दोनों रेस ऑब्वियसली इट्स गोना डाइवर्ज। तो डाइवर्जिंग केस में हमेशा उसको हमको बैक प्रोट्रूड करना पड़ता है। तो जब हम बैक प्रोट्रूड करेंगे तो वील फाइंड कि ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। हमेशा जो साइज होगा उससे छोटा होगा, हमेशा इमेजिनरी होगा, हमेशा इरेक्ट होगा, और हमेशा बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल होगा, सॉरी। ठीक है। नाउ this is the master table for position, size and nature of image found by a convex mirror. At infinity, so at focus diminished to a point, virtual and upright. At any other point between focus and pole, diminished and virtual and upright. ठीक है, virtual and upright तो होगा ही होगा, virtual image, imaginary image। ठीक है। अब यूजेस हैं, ये यूजेस बहुत पूछे जाते हैं, मतलब हद से ज़्यादा। इसको आप याद कर लो तो बहुत फ़ायदा करेगा। ये पता नहीं क्यों, मतलब जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका क्या ही दिमाग चलता है, क्यों पूछते हैं ये, बोर्ड्स में तक में पूछा जाता है। बताऊँ मैं, यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, बताओ यार कहाँ यूज़ होता है। कोई फिजिक्स पढ़ता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पढ़ता है। जो जेई एस्पिरेंट है वो क्या चाहता है कि भाई मुझे तुम न्यूमेरिकल दो, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, मुझे आता है भाई। अब ये बताओ, ये याद करने वाला चीज़ एसएसटी दे दिया इन्होंने, बट ये भी पूछा जाता है क्या करें, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्या है भाई यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो एज अ शेविंग मिरर। क्यों, क्योंकि अगर जो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते तो क्या होता था, वो इनलार्ज इमेज शो करता था, भले ही वो इमेजिनरी हो। तो हमें क्या, अपना जो हमारी शक्ल होगी वो हमें मिरर में बड़ी दिखेगी, तो वील फाइंड इट ईजी टू शेव। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर एंड दस फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर कहाँ पे यूज़ होता है, तो भाई मान लो कि ये कोई ये है, यहाँ पे लाइट है, जैसे कार वगैरह में क्या होता है कि जो मिरर्स होते हैं, कार का जो इंटरनल आप देखोगे तो वो एक शीशा होता है, और यहाँ पर आपका बल्ब रखा रहता है, और फिर बाहर से वो शीशे से कवर रहता है। तो इंटरनल में जो पॉलिश वाला ऐसा शेप रहता है, जो कार का जो आप लाइट देखोगे, हेडलाइट जो होता है, तो यहाँ पे बल्ब रहेगा, अंदर में ऐसा करके रहेगा, और फिर बाहर से वो कवर कर दिया जाता है कि ताकि बल्ब को हानि ना पहुँचे। तो वो जो भी होगा, जो बल्ब होता है, सॉरी, वो बल्ब क्या करता है, वो बल्ब सारे रेस को जो भेजता है, बल्ब को हमेशा फोकस पे रखा जाता है। क्यों, क्योंकि फोकस पे रखेंगे तो सारे रे कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाएंगे। परफेक्ट। तो फोकस पे रखेंगे तो सारे रे जितने टकराएंगे वो सारे इन्फिनिटी पे जाएंगे। पैरेलल जाएंगे तो तो जो लाइट निकलेगी वो सीधी निकलेगी। ऐसे डिफ्यूज लाइट रेज नहीं निकलेगी। डिफ्यूज लाइट रेज निकलेगी तो क्या होगा, आधा पता चला कि आधा जो कार का हेडलाइट है उसके अंदर ही रह गया, बाहर में लाइट जा ही नहीं रही है, और पता चल रहा है कि बाहर में जो ड्राइवर है उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं ना करना, ड्राइवर को तो दिखना चाहिए ना रोड कहाँ है, नहीं तो खाई में ही गिरा देगा गाड़ी को। तो इसीलिए जो पैरेलल रेज जाती हैं, ताकि रेज अगर सीधी जाएंगी तो ऑब्वियसली जो कार का जो आगे वाला कवर होता है उसके थ्रू रेज जाएंगी, तो द ड्राइवर विल सी कि आगे क्या है। तो ये होता है केस रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्टर। एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर क्या कहते हैं होता है बेसिकली, देखो डॉक्टर्स हेड मिरर होता है कि देखो तुम्हारा जब वो लगाते हैं तो दे यूज़ अ पर्टिकुलर मिरर, ठीक है, कि वहाँ से जब लाइट हेड मिरर होता है क्या, वो अपने जो जब डॉक्टर को कभी देखोगे तो डॉक्टर अपने सिर पे, डॉक्टर और साथ में जो जाते हैं खोज करने, मतलब अर्थ के नीचे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो ऐसे करके लाइट बल्ब पहने रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो बल्ब जो होता है उसके अंदर भी ऐसा वाला ही सिस्टम होता है कि भाई बल्ब है, ऊपर से ग्लास से कवर कर दिया हेडलैम्प जैसा, और फिर इधर से जो रेज गई वो पैरेलल गई, तो आगे वो सामने गई तो सामने आसानी से क्लियर, बिल्कुल पैरेलल रेज रहेंगे तो एवरीथिंग वुड बी मोर क्लियर दैन द डिफ्यूज्ड रहेंगी तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोना बी क्लियर। पैरेलल रहेंगी इट इज़ गोना बी क्लियर, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इट्स गोना बी क्लियर। तो यही सेम चीज़ होता है, टू पैरेलल बीम्स मीट एट फोकस टू कंसंट्रेट लाइट इन अ स्मॉलर एरिया। वो जब डॉक्टर, वो लेंस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो। इन सोलर कुकर्स टू कन्वर्ट द सनरेज, सोलर कुकर में क्या होता है, सनरेज आ रही है, कन्वर्ट कर दो फोकस पे, पैरेलल आएंगी तो हमेशा फोकस, पैरेलल आएंगी तो हमेशा फोकस। रिमेंबर, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया। होता क्या है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भेजोगे तो वो फोकस पे मीट करते हैं,
ठीक है, ये फोकस है। और आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं, बट अगर आप पैरेलल रेज भेज रहे हो तो वो मीट करते हैं, कहाँ मीट करते हैं, तो भाई वो कुछ यहाँ पे मीट करेगा। ये जो होता है ना, यहाँ अगर फोकस है तो ये हमेशा फोकल प्लेन पे मीट करते हैं। फोकस को जब परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब फोकस को बढ़ा दिया जाए, फोकस के थ्रू एक लाइन खींच दी जाए प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसको कहते हैं फोकल प्लेन। और हमेशा जब कभी भी मिरर के ऊपर पैरेलल रेज आए तो वो हमेशा फोकल प्लेन पे ही मीट करेंगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो फोकल प्लेन में ही जो फोकस लाई करता है उस पर मीट करेंगे। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाना है कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। तो यही बेसिस है सोलर कुकर का कि भाई सनरेज आ रही हैं, बस उसको कंसंट्रेट करा दो, कहाँ पे, फोकल प्लेन पे, कहीं पे भी कंसंट्रेट करा दो। इन फ्लड लाइट्स एज अ रिफ्लेक्टर। फ्लड लाइट्स क्या होता है, देखो फ्लड लाइट्स मतलब जैसे रोड सब के किनारे क्या लगा रहता है, लाइट्स लगी रहती हैं, तो उसके केस में भी वही वाला सेम सिनेरियो होता है कि भाई लाइट्स यहाँ से निकली, लाइटर निकली और वो फिर फैला दिया गया, वो फोकस के बेसिस पे नहीं रहता, उसको कहीं और प्लेस कर दिया तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी। लाइट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, सो इट गिव्स अ डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। व्हाट वी सॉ दिस ओवर हियर, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रही है अगर फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो भाई यहाँ पर भी वही होता है कि भाई एक डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्रिएट करेंगे ताकि ज़्यादा स्पैन क्रिएट हो। अब ऑब्वियसली आप जो कार वगैरह हैं उसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए तो आप लाइट को पैरेलल भेज रहे हो, बट अगर आपको स्पैन ज़्यादा चाहिए तो आपको स्पैन के लिए डाइवर्जिंग रेज का यूज़ करना हो, भले आपको अच्छे से दिखे ना दिखे, स्पैन चाहिए आपको, लाइट ज़्यादा एरिया में चाहिए, तो उस केस में आप फ्लड लाइट्स यूज़ कर लो, मतलब फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रख दो तो आपको डाइवर्जिंग रेज दिख जाएंगी। इफ़ यू वांट स्पैन देन यू कैन नॉट रिस्क ऑन द क्लैरिटी, बट इफ़ यू वांट क्लैरिटी देन यू वोंट हैव द स्पैन। जब आप अंधेरे में जब गाड़ी चलाओगे तो यू विल फाइंड कि भाई वो दो ऐसे गोले ही दिखते हैं, बस वो दो गोले ही चलते जाते हैं, जो लाइट जहाँ पे जाती है, रोड के जिस एरिया पे टकराती है वो बस उसी एरिया में आपको लाइट दिखता है, ज़्यादा एरिया में आपको लाइट नहीं दिखेगा। तो वही बस दिक्कत है, क्योंकि आपको क्लैरिटी में आप जा रहे हो, आप फोकस पे रख रहे हो तो आपको पैरेलल रेज मिलेंगे, तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लैरिटी आएगी। बट अगर आपको स्पैन चाहिए तो यू विल हैव टू प्लेस इट बिटवीन द फोकस एंड द पोल। नाउ यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर आगे मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स में यहाँ पे ऐसा यूज़ होता है क्या कि लाइट आई और बाहर में डिफ्लेक्ट कर दिया, क्यों, इसमें भी स्पैन चाहिए आपको। ये वाला केस भी यूज़ हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है, बट ये वाला केस जनरली यूज़ किया जाता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ऑब्वियसली वो सरकार कुछ ना कुछ, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ सोचे होंगे, उतना मैं नहीं जा रहा डीप में, बट ऐसे यूज़ होता है, इतना आप याद रखो। एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स, ठीक है। एज अ विजिलेंस और एंटी थेफ्ट मिरर, इसमें क्या है ना कि इसमें दिक्कत ये आती है, देखो बताता हूँ। अब लाइट ही है, अगर कोई छेड़छाड़ कर दिया तो उसका पोजीशन बिगड़ गया तो कहीं से भी लाइट अभी डाइवर्ज हो रही थी अभी कन्वर्ज कर जाएगी, रोड पे पहुंचेगी नहीं, जहाँ पे फ्लड में ज़रूरत है किसी को वहाँ तक लाइट पहुंचेगी नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना करवाना, अगर कहीं छेड़छाड़ हो गया, कहीं लाइट टकरा गया, कुछ हो गया, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, बारिश के कारण ही ज़्यादा हिल गया, हवा ज़्यादा चल गई, तो क्या होगा, लाइट का अगर पोजीशन चेंज करेगा तो ऑब्वियसली ये तो कॉनकेव मिरर है, ये तो कैसा भी रे दे सकते हैं, ये कन्वर्जिंग भी देता है, ये पैरेलल भी देता है, ये डाइवर्जिंग भी देता है, तो हमें डाइवर्जिंग हमेशा चाहिए। अब रोड में क्या है, आपको रोड में तो हमेशा ही गाड़ियाँ चलती है, ऐसा थोड़ी ना हो कि आप अंधेरा ही अचानक से या कुछ ऐसी हवा चली लो अंधेरा हो गया, गाड़ी थोड़ी, फिर तो जाम हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा ही डाइवर्जिंग है, तो इट इज़ अ मोर बेटर ऑप्शन दैन द कॉनकेव मिरर इन यूजिंग इट ऑन द स्ट्रीट लैम्प्स, ठीक है। ये बेसिस है इसका, मतलब ऐसा भी नहीं है, ये जो मैंने बताया ये हो सकता है कि ये कारण हो उसका। एज अ विजिलेंस और एंटी थेफ्ट मिरर, ठीक है। विजिलेंस और एंटी थेफ्ट मिरर क्या होता है, सी बेसिकली अभी मैंने ये वाला बताया था क्या, रियर व्यू मिरर जब आप कार या बसेस के हेडलैम्प में देखोगे तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि भाई होता क्या है। देखो प्लेन मिरर में जो आपको स्पैन मिलता है वो पर्टिकुलर इतना ही स्पैन मिलता है आपको फॉर योर आइज़, अगर ये इतना ही दूर के लाइट आपके आइज़ में आएंगे और आपको इमेज यहाँ पे मिलेगा। बट क्या हो रहा है कि क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको ज़्यादा एरियाज़ को वो कम पे कंसंट्रेट कर देता है या फिर कम एरिया को वो ज़्यादा डाइवर्ज कर देता है, यही होता है, यही ना होता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, इसीलिए जो कार के हेडलैम्प्स हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है दैन द प्लेन मिरर।
क्योंकि उन्हें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए भाई, उन्हें पूरा पीछे दिखना तो चाहिए कि भाई कौन कितनी गाड़ियाँ आ रही है क्या नहीं आ रही। तो वो सब जो उसे दिखने के लिए तो कुछ तो क्लैरिटी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए ताकि पता चले कि हाँ कितनी दूरी में कौन सी गाड़ी है। मोरेवर कार्स में ये भी लिखा रहता है कि भाई यू डोंट, मतलब जब आप हेडलैम्प्स के नीचे पढ़ोगे तो द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल्स बिहाइंड, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल्स बिहाइंड इज़ नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज़ लेस दैन द एक्चुअल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि भाई अगर डिस्टेंस व्हीकल का कुछ इतना होगा तो उसका इमेज कुछ यहाँ पे पीछे में बस इतने पे बनाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है कि इतने सारे फील्ड ऑफ व्यू का तो इमेज वो यहीं पे बनाएगा, तो जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है उससे तो ऑब्वियसली कम डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बन रहा है ना। तो ड्राइवर को बताने के लिए कि भाई तुम इतना ही मत सोचो कि इतना ही डिस्टेंस है, उससे थोड़ा कम ही डिस्टेंस रहता है ओरिजिनल से। तो ये सब थोड़ी दिक्कतें हैं उसके साथ कि वो कुछ ना कुछ लिखा रहता है उसमें नीचे में। और हमेशा एम्बुलेंस में, अब लैटरल इन्वर्जन वाला केस था तो एम्बुलेंस को हमेशा एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं ताकि कार के जो हेडलैम्प है उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है, मिरर है तो लैटरल इन्वर्जन होगा, तो कार के हेडलैम्प में एम्बुलेंस सही से दिखेगा और अपोजिट में गलत लिखा रहता है, मतलब स्पेलिंग उसकी उल्टी लिखी रहती है, ठीक है। नाउ